हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार ओपन माइंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश और आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं। यह बात सबसे पहले द फोग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन दोनों आवेशों में से एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। यह बात सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। फिर से सुन लीजिए, प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं। यह बात सबसे पहले द फोग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि दो आवेशों में से पहले वाले का नाम क्या होगा और दूसरे वाले का नाम क्या होगा। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन दोनों आवेशों का नामकरण किया, जिसमें से एक को ऋण आवेश कहा और दूसरे को धन आवेश कहा। तो चलिए आज हम लोग लिखते हैं धन आवेश के बारे में कि धन आवेश क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो धन आवेश लिख कर डैश दे दीजिए और इसका डिफिनेशन लिखिए। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। तथा उस वस्तु को धनावेशित वस्तु कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ले लिए एक कांच का छड़, कोई एक कांच का छड़ लेते हैं और कोई एक रेशम का धागा ले लेते हैं। रेशम के धागा को हम लोग क्या करते हैं कि कांच के छड़ से घर्षण कराते हैं। तो घर्षण के दौरान कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के धागा में चला जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से निकलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेशित हो जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन रेशम के धागा में जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसी कारण से रेशम का धागा जो है ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 10 है, तो इसका टोटल चार्ज होगा कितना, 0। कोई एक बी वस्तु है जिसमें मान चलिए कि इलेक्ट्रॉन है 20 और प्रोटॉन भी 20। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो इसका भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है। देखिए तब वस्तु ए का भी आवेश 0 है, वस्तु बी का भी आवेश है। जब हम लोग दोनों को आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने से किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया है। जैसे हम मान ले रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलकर बी में चला गया है। तब ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 8 और प्रोटॉन तो 10 के 10 ही रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 ही रहेगी। यहाँ पर यदि हम दोनों के आवेशों को जोड़ें तो यहाँ पर मेरा आएगा +2, और यदि यहाँ दोनों के आवेशों को जोड़ें तो यहाँ आएगा -2। इस तरह से इस वस्तु पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है उसमें धन आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह से कांच के छड़ और रेशम के धागा के बीच होता है कि जब कांच के छड़ और रेशम के धागा को हम आपस में घर्षण कराते हैं तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के धागे में चला जाता है। इस प्रकार कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम का धागा ऋण आवेशित हो जाता है। यह उसका उदाहरण लिख लीजिएगा। धन आवेश का एक और परिभाषा होता है कि घर्षण के दौरान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है
कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। लिख लीजिए, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं और उस वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं, और उस वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। यदि ऋण आवेश का आप एक और परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में लिखिए, दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर जो वस्तु दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर जो वस्तु दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए इसका, जब कांच के छड़ को रेशम के धागा से घर्षण कराया जाता है, जब कांच के छड़ को रेशम के धागा से घर्षण कराया जाता है तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के धागे में चला जाता है, जिससे कांच के छड़ पर धन आवेश की उत्पत्ति होती है तथा रेशम के धागे पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जब बिल्ली के खाल को एबोनाइट के छड़ के साथ घर्षण कराया जाता है, तो बिल्ली के खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चला जाता है, जिससे बिल्ली का खाल धनावेशित तथा एबोनाइट का छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋण आवेशित होता है। लेकिन ये हम लोग कैसे पता करें कि दोनों वस्तुओं में से कौन धनावेशित होता है और कौन ऋणावेशित होता है? यह हमको कैसे पता चलेगा कि कौन धनावेशित हुआ है कौन ऋणावेशित होता है? जैसे हम लोग बाल में कलम रगड़ते हैं या कोई प्लास्टिक का कंघी रगड़ते हैं तो कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देता है, लेकिन हमको ये नहीं ज्ञात होता है कि दोनों में से कौन सा धनावेशित हुआ है कौन सा ऋणावेशित हुआ है। तो इसके लिए हम दोनों पदार्थों के संरचना का अध्ययन करते हैं कि कौन दोनों वस्तुओं को घर्षण कराने से पहले देखते हैं कि दोनों पर आवेश का मान कितना है या किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और घर्षण कराने के बाद दोनों में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हुआ रहेगा उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग धन आवेश बोलेंगे, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहेंगे। इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर, दो पदार्थों को या वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर यह कैसे पता चलता है, दो वस्तुओं या पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर यह कैसे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा पदार्थ ऋण आवेशित होगा? दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर यह कैसे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होगा? इसका आंसर लिखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनके बीच ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनके बीच ऊष्मा की उत्पत्ति होती है।
तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, वह वस्तु पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। वह वस्तु पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तथा वह इलेक्ट्रॉन उसके संपर्क वाली वस्तु में चला जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं परस्पर विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। समझते हैं इसको। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ बी है। हम लोग दोनों को आपस में घर्षण कराने जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक पक्का आवेशित होगा, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि दोनों में से कौन सा पहले आवेशित होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक तत्व या पदार्थ परमाणु से बना होता है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और इसके चारों कक्षा होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। पदार्थों के बीच में कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो नाभिक से कमजोर आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो यह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल होता है। जब तक वे दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है ये समाप्त नहीं होता है, तब तक वे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब दो वस्तुओं को हम लोग घर्षण कराते हैं, तो दोनों वस्तुओं के घर्षण कराने पर दोनों के बीच में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, वह ऊष्मा को पा करके इलेक्ट्रॉन का जो बंधन होता है प्रोटॉन के साथ आकर्षण बल का, वो बंधन टूट जाता है और इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्योंकि दूसरा वस्तु इसके संपर्क में ही होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में चला जाता है। इस प्रकार इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धन आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब दो वस्तुओं को हम लोग आपस में घर्षण कराते हैं तो यह स्पष्ट नहीं हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा वस्तु धन आवेशित होगा और कौन सा वस्तु ऋण आवेशित होगा। इसके लिए हमको पहले जानना पड़ता है कि किस वस्तु के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा वही पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कांच के छड़ और रेशम के धागा को जब आपस में हम लोग घर्षण कराते हैं तो कांच का छड़ ही क्यों धन आवेशित होता है और रेशम का धागा ही क्यों ऋण आवेशित होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कांच का छड़ और रेशम के धागे में जो कांच का छड़ होता है उसके परमाणुओं के बीच लगने, उसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो धागा के समान धागा से कमजोर होता है। यानी कि कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है और रेशम के धागे के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम ज़्यादा होता है। और जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और चूंकि दूसरा वस्तु उसके संपर्क में होता है इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो इसका उदाहरण लिखिए, दो ठो है जो भी आंसर लिखा उसका। जैसे कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान, कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान रेशम के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा से कम होती है। कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा का मान रेशम के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा से कम होती है। अतः कांच को रेशम से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच का छड़ धन आवेशित तथा रेशम का धागा ऋण आवेशित हो जाता है। उदाहरण 2 लिखिएगा। एबोनाइट के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा, एबोनाइट के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। बिल्ली के खाल के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। अतः एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चला जाता है, जिससे बिल्ली का खाल धन आवेशित तथा एबोनाइट का छड़ ऋण आवेशित हो जाता है।
ऋण आवेशित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।